तो आज हम लाइट चैप्टर के मॉड्यूल फर्स्ट का जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको देखते हैं। तो हमारा ये सब कवर हो गया था प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ये सब हमने कवर कर लिया था इतना। आज हम ये जो व्हाइट में टॉपिक्स हैं उनको देखेंगे। तो फर्स्ट आएगा रिफ्लेक्शन, देन ऑफ कोर्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर आएगा प्लेन मिरर जो कि बहुत ही कॉमन मिरर है, डेली यूसेज में इसका बहुत ही यूज है, ठीक है। और फिर आएगा इमेज फॉर्मेशन कि प्लेन मिरर से कैसे इमेज फॉर्म होता है किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट का, मींस छोटा सा ऑब्जेक्ट, बहुत ही जिसका डायमेंशन छोटा हो, ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट का। तो ये आज हम अच्छे से देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट डीलिंग विथ दीज टॉपिक्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कि लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होती है, कैसे बाउंस बैक होती है, ये नेक्स्ट टॉपिक है। तो ठीक है, हम ये देख लेते हैं। तो देखो, एक हमने एक मिरर लिया है, प्लेन मिरर। इससे तुम अवेयर ही होगे, वेल अवेयर होगे। ये प्लेन मिरर है तुम्हारा, प्लेन मिरर, क्लियर है। ये तुम्हारा टॉर्च है, दिख रहा है। ये लाइट रेज या लाइट बीम जा रही हैं और फिर बाउंस बैक हो रही है। इसी को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब देखो, इसमें तुम देख सकते हो कि ये लाइट रेज इस पे इंसिडेंट हो रही हैं। पढ़ने को, लाइट रेज पढ़ने को हम बोलते हैं इंसिडेंट। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? इंसिडेंट, इंसिडेंट रेज, ठीक है। बीम है, रेज है, इंटरचेंजेबली हम यूज करेंगे। रेज ही हम पढ़ने में यूज करेंगे, क्योंकि रे को समझना, उसका डायग्राम ड्रॉ करना, उस पर हम ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी यूज करना, ये सब बहुत ही इजी हो जाता है, ठीक है। तो हम रेज की बात करेंगे। और ये क्या है? ये इंसिडेंट रे है। अब इसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्ट होके जो जा रही है, तो इसको हम बोल सकते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। क्लियर है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। और ये तुम्हारा मिरर है। और एक चीज इसमें गौर करने की बात है, कुछ प्रॉपर्टी तुम देखो, इसमें बीच में हम एक लाइन ड्रॉ कर दें ऐसे, ठीक है, तो तुम्हें कुछ प्रॉपर्टी दिख रही होगी। साइंस में भी ऑब्जर्वेशन, कोई भी एक्सपेरिमेंट, इसको तुम समझो कि एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन तुम देखोगे तो क्या तुम्हें दिख रहा है? एक चीज तुम गौर कर सकते हो, देख सकते हो, इफ यू आर अलर्ट एनफ, कि ये जो एंगल है और ये एंगल इक्वल है। देख सकते हो किसके इक्वल हैं? एक परपेंडिकुलर इस प्लेन पे हमने ड्रॉ कर दिया और इससे जो बना है एंगल, दिखा? इसको हम परपेंडिकुलर बोले। तो इंसिडेंट रे की जो एंगल है और रिफ्लेक्टेड रे की, ये इक्वल है इस केस के लिए। इसमें तुम्हें दिख रहा है। और तुम इस टॉर्च को इस यहां पे ला दो, इस टॉर्च को, ठीक है, तब भी तुम्हारा ऐसे ही होगा। इसको लाओगे इधर, इस टॉर्च को तुम इधर मूव करोगे तो ये जो तुम्हारा रे इससे निकलेगा, ऐसे जाएगी रे और निकलेगी ऐसे, देखोगे। इसको करोगे इधर मूव तो ये भी इधर मूव होगा। इंसिडेंट रे को मूव कर रहे हो तो रिफ्लेक्टेड रे भी मूव करेगी। तुम टॉर्च चला के किसी प्लेन मिरर पे देख सकते हो, एक्सपेरिमेंट की चीज है। और देखोगे कि ये जो एंगल है इसको हम नॉर्मल बोल देते हैं, ठीक है। नॉर्मल, नॉर्मल है भी ये। तो जो नॉर्मल से इंसिडेंट रे की एंगल है वो बराबर होती है रिफ्लेक्टेड रे की नॉर्मल से एंगल को। इस एंगल को हम बोल देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको बोल देते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोल देंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोल देंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जाहिर सी बात है कि इंसिडेंस रेस जो एंगल बना रही है नॉर्मल से, उसको बोलेंगे ही, हम वही बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये हो गया, इसको हम आई से डिनोट कर दें और इसको आर से, तो क्या हो जाएगा? आई, यही हमारा ऑब्जर्वेशन होगा, आई इक्वल्स आर, एंगल आई इक्वल्स एंगल आर। ये क्लियर है, ठीक है।
ये तुम इस टॉर्च को जो जला रहे हो उसको तुम ऐसे करोगे तो ऐसे जाएगा, इधर ला दोगे तो ये भी इधर आ जाएगा, मूवमेंट, रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसे आ जाएगी। क्लियर है? तो और ये एंगल तुम देख के बता सकते हो, ऑब्जर्व करके बता सकते हो कि ये इक्वल होते हैं। ये हमने पढ़ लिया रिफ्लेक्शन, और ये जो हम पढ़ रहे हैं इसी को हम बोल देते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमारा, ये इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो हम बाउंसिंग बैक बोल रहे थे, तो बाउंस बैक कोई भी फिजिक्स में कोई भी चीज होती है, कोई भी फिनोमेना होता है, तो एक लॉ जरूर आ जाता है उसमें, एक रेगुलरिटी आ जाती है कि हर बार वो ऐसे ही बिहेव करेगा। ठीक है, रैंडम कुछ नहीं होता है। ठीक, तो जो बाउंसिंग बैक फिनोमेना है उसी को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं, और वो फिनोमेना, वो जो इवेंट है वो होती है इस लॉ के अंडर में कि हमेशा इस एंगल से कोई चीज आ रही है, कोई रे आ रही है इस पे, मिरर पे, तो जब रिफ्लेक्ट होगी तो उसी एंगल से होगी। नॉर्मल से जो एंगल है, नॉर्मल हम ड्रॉ कर सकते हैं, उससे जो इंसिडेंस रे की एंगल है वही रिफ्लेक्टेड रे की एंगल होगी। आई इक्वल्स आर। ठीक है, आई को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एक चीज तुम गौर किए होगे कि जैसे कि तुम मान लो कि ये लाइट रे है, ठीक है, इंसिडेंस है, इंसिडेंट हो रही है ये लाइट रे, मेरे इस हैंड को, जो मेरा लेफ्ट हैंड है, उसको तुम मान लो कि लाइट रे इंसिडेंट हो रही, ठीक। और ये पोर्शन जो है ये प्लेन मिरर है, ये लाइन, ठीक, एक मिरर है, तो रिफ्लेक्ट होके कैसे जाएगी रे? और बीच में नॉर्मल दिख रहा है एकदम, ये नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गई, तो रिफ्लेक्टेड रे इतना ही एंगल बना के जाएगी ऐसे, ठीक। ये बीच का नॉर्मल, ये मिरर हो गया, ऐसे आई रे और ऐसे चली जाएगी। एक चीज ये गौर करो कि एक प्लेन पे होगा, तीनों एक प्लेन पे होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि इंसिडेंट रे ऐसे है और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाए, या रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चली जाए, या रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चली जाए, या रिफ्लेक्टेड रे ऐसे चली जाए। इसको, इन तीनों को, इस नॉर्मल, इसको और इसको एक प्लेन पे होना पड़ेगा, और ये ऐसा होता है, ये भी ऑब्जर्वेशन तुम कर सकते हो, ठीक है। देखो, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ेगा, कम होगा, नॉर्मल है ये, ठीक है। ये भी हम देखेंगे, ये भी एक लॉ है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक प्लेन में होते हैं। ऐसे कभी नहीं होगा कि इंसिडेंट रे ऐसे है, नॉर्मल ऐसे है और ये ऐसे हो गया, दो प्लेन बन जाएगा ना, एक ए वाला और एक ए वाला, ऐसा कभी नहीं होगा, एकदम एक प्लेन रहेगा। क्लियर हो गई बात ये? अब हम इसको अच्छे से देखते हैं, फॉर्मल वे में देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हमने इस लॉ को लिखा हुआ है, तो उसको देखते हैं हम। देखो, वही प्लेन बनाया गया है, देखो ये तुम्हारा क्या हो गया, इंसिडेंट रे, लिख देते हैं इंसिडेंट रे, ये तुम्हारा क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे, हुआ, ठीक है। ये हो गया आई, ये हो गया आर, ये तुम्हारा हो गया नॉर्मल। क्लियर हुई बात? एक प्लेन दिखाने के लिए, देखो एक प्लेन दिखा दिया गया है, आई जो मैंने ऐसे करके बताया था, वही इस पे दिखाने के लिए ऐसे बना दिया गया है कि एक ये जो तुम्हारा है, ये क्या है तुम्हारा, एक मिरर है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कुछ भी बोल दो, मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस,
ठीक है, ये जो तुम्हारा पूरा है, जो येलोइश कलर का है, ठीक है। और इंसिडेंट रे आई, नॉर्मल से आई एंगल बनाई, ठीक है, और आर एंगल पे निकल गई, यहां आई और आर इक्वल होगा। आई एन नॉर्मल, आई जो है इसको इंसिडेंट बोल सकते हो, आई इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन पे हैं, हमने ऐसे देखा। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक प्लेन पे, ऐसे कभी नहीं। ये दो प्लेन हो गया, एक प्लेन ये और एक प्लेन ये, ऐसे कभी नहीं होगा, एकदम ऐसे होगा। ये मुड़ेगा तो ये भी ऐसे मुड़ जाएगा, एक प्लेन पे रहना है इनको, ठीक है। तो तुम्हारा ये इसको दिखाने के लिए ऐसे किया गया है कि एक प्लेन बना दिया गया, इस प्लेन पे तीनों हैं, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे, और आई इक्वल्स आर। यही रिफ्लेक्शन का लॉ है कि एक प्लेन पे तीनों रहेंगे और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी को हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई भी जो फिनोमेना फिजिक्स में होता है, कोई भी, तो उसको बाउंसिंग बैक जिसको बोल रहे थे, तो वो रिफ्लेक्शन होता है। और इसका एक लॉ होता है, वही लॉ हमने पढ़ा भी, ठीक है, और वो लॉ तुम देखते भी होगे। तो ठीक है, उसका हम डिटेल एक समरी देख लेते हैं। उस लॉ को हमने एक एक जगह अच्छे से लिख दिया है कि याद भी रहना चाहिए। देखो, पहला लॉ क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई, एंगल आर, ठीक है। यही ये तुम्हारा नॉर्मल है, सॉरी, नॉर्मल, ये एंगल नॉर्मल से जो हुआ आई इक्वल्स आर, और तीनों एक प्लेन पे हैं। ये दोनों पॉइंट तो अच्छे से हमने कवर कर ही लिया। अब ये पॉइंट क्या है ये देखते हैं। नॉर्मल रे ऑन सरफेस ट्रेसेस बैक द सेम पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे हम देखें इसको, अभी तक तो हमने ये देखा कि ये नॉर्मल है, मान लो ये नॉर्मल है, कोई रे ऐसे आई, ठीक है, ये नॉर्मल, ये सरफेस हो गया तुम्हारा, कोई भी समझ लो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। ये एंगल आई बन रहा है, तो जो रिफ्लेक्ट होके जाएगी, ठीक है, वो आर बनेगा, आई इक्वल्स आर होता है, ठीक है। अब बात क्या हो रही है ये देखो कि कोई रे, नॉर्मल रे ही आ जाए, इसी पे आ जाए, कोई रे आ सकती है, कोई प्लेन सरफेस लो, उस पे हम ऐसे ही डाल दें टॉर्च, तो देखो उस केस में क्या होगा, यही नियम, यही लॉ लगेगा। देखो ये तुम्हारा नॉर्मल है, ठीक है, 90 डिग्री, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री परपेंडिकुलर। अब कोई रे इसी पे आ गई, तो इस पे आई, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ तुम्हारा, इसी पे तुम्हारी रे कोई आ गई, इसी पे, तो दोनों लाइन एक ही हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ तुम्हारा, 0 डिग्री। जैसे देखो ये तुम्हारा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, मान लो 60 है, 60 डिग्री, ऐसे किए, ये 30, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होता जा रहा है, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कितना हुआ, 30, ऐसे ही इसी से एंगल हमको मेजर करना है, इससे नॉर्मल से एंगल मेजर करना है। तो इसका क्या हुआ, फर्स्ट का 60 है, सेकेंड का 30 है, ऐसे इस नॉर्मल के नजदीक जाते जाओगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होता जा रहा है, और इसी नॉर्मल पे आ जाओगे तो जाहिर सी बात है एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा, तो नॉर्मल के केस में क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस ही 0 हो गया, आई इक्वल्स 0, ठीक है। तो आर क्या होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो लगेगा, तो आर भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0। तो आर 0 होने का मतलब क्या हुआ, जो
रे आई वही तुम्हें लौट के चली जाएगी। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा। इसका मतलब कि ट्रेस बैक द सेम पाथ, ऐसे आएगी उल्टी होके रिवर्स बैक चली जाएगी। तो कोई भी लाइट सोर्स है परपेंडिकुलरली किसी सरफेस पे डालोगे तो उसी रिवर्ट बैक हो जाएगी, बाउंस बैक कर जाएगी उसी डायरेक्शन में। ये हमने देख लिया। ये लॉ से भी हम इसको समझ सकते हैं। I इक्वल्स जीरो सो R इक्वल जीरो। वाई? बिकॉज I इक्वल्स R। ऐसे भी देखो तुम, जैसे इसको और अच्छे से देख लो। ऐसे देखो, कोई रे है, ठीक, रे 1 बोल दिया हमने। अब इस बार एकदम क्लियर हो जाएगा। रे 1 बोल दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो ये कुछ कितना है 70 डिग्री, हम एंगल ऑफ इंसिडेंस लिख देते हैं 70 डिग्री। तो रिफ्लेक्शन कितने पे हो जाएगा? 70 पे होगा। सॉरी, सेवेंटी डिग्री है, 70 पे हो जाएगा। ऐसे कम करो, ये मान लो 50 हो गया, 50 डिग्री, सॉरी ये 50 डिग्री। तो ये रिफ्लेक्शन कितने पे हो जाएगा? 50 पे होगा। जैसे जैसे तुम कम करते जाओ आई, आर भी कम होता जा रहा है। देखो, और जब एकदम वही हो जाएगा तो उसी पे लौट जाएगा। देखो एकदम अब क्लियर हो गया। आई जैसे जैसे कम होगा आर भी कम होता जा रहा है। ऐसे बढ़ रहे हो तुम, इस डायरेक्शन में तुम बढ़ रहे हो, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है तुम्हारा, इस डायरेक्शन में तुम बढ़ रहे हो तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी तरफ आ रही है। देख रहे हो? ऐसे किए तो ऐसे गई, ऐसे किए तो ऐसे गई, ऐसे किए तो ऐसे गई, ऐसे किए तो ये। अब जब जीरो हो जाएगा तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो परपेंडिकुलर रे है या जो रे नॉर्मल है किसी सरफेस के, एक ही बात है, वो अपना पाथ ट्रेस बैक कर लेती है। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। इससे हमने ये पॉइंट भी याद रहना चाहिए, और एक क्यों होता है उसका भी रीजन हमने पढ़ लिया। वाई दिस हैपेंस, इसका भी रीजन हमने पढ़ लिया। अब हम एक बात और देखते हैं कि हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखा, उसका स्पेशल केस है ये कि परपेंडिकुलर जाएगा तो परपेंडिकुलरली ही वहीं से लौट आएगी। रे विल ट्रेस बैक द सेम पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब हम देखते हैं कि रिफ्लेक्शन कहां कहां होता है। तो रिफ्लेक्शन हमने देखा कि प्लेन सरफेस पे तो हो रहा है और इस पे ये लॉ है। तो ये जो लॉ है और ये जो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना है, रिफ्लेक्शन जैसी जो चीज है वो हर सरफेस पे होती है। हर जो स्मूथ सरफेस है, जाहिर सी बात है जहां से रिफ्लेक्शन हो, और किसी टाइप का वो सरफेस हो, कर्व्ड हो, सर्कुलर हो, स्फेरिकल हो, समझ गए ना? एक स्फेरिकल सरफेस हो, उस पर भी रिफ्लेक्शन होगा और यही लॉ फॉलो होगा। ये जो 3 लॉज हैं या 2 लॉज बोलो, वही लॉ एग्जैक्टली फॉलो होगा। ठीक है, उसको हम डिटेल में देखते हैं कैसे होगा। तो हमने देखा कि जो प्लेन सरफेस है उस पर लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है वो कुछ लॉ फॉलो करते हैं। लॉज ये हैं। फिर हम ये भी देखेंगे कि जो ये लॉज हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हैं, वो कहीं भी रिफ्लेक्शन होगा किसी भी सरफेस पे। एक या तो प्लेन सरफेस होगा जिसको हम स्ट्रेट लाइन से दिखा रहे हैं, प्लेन सरफेस को ऐसे दिखाते हैं, एक सेक्शन को लेते हैं उसके और उसको स्ट्रेट लाइन से दिखा देते हैं। पूरा प्लेन बनाना तो मुश्किल है इस टाइप से डायग्राम, तो नॉर्मल उसका एक सेक्शन लेते हैं, एक लाइन, और उस पर हम डायग्राम बना के देख लेते हैं। तो ये बात हो रही है कि प्लेन सरफेस पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड हैं, अप्लीकेबल हैं। तो ये सारे सरफेसेस पे जहां कहीं भी रिफ्लेक्शन होगा ये लॉज अप्लाई होंगे। कर्व्ड सरफेसेस पे भी ये अप्लाई होंगे। तो सबसे नेचुरल कर्व सरफेस क्या आता है तुम्हारे दिमाग में? स्फेयर आएगा। और स्फेयर का जो हम पार्ट लेंगे तो एक, जैसे कोई स्फेयर है तो उस पर एक हम सर्कुलर पार्ट ले रहे हैं, उसी सर्कल से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं उसको। जैसे कि हम इस प्लेन को एक लाइन से हम कर दे रहे हैं, वैसे ही हम स्फेरिकल कर्व सरफेस को हम एक
सर्कल से रिप्रेजेंट कर देंगे। हम देखते हैं उसको नेक्स्ट स्लाइड में, हम बना के देखते हैं कि वो भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे फॉलो करते हैं, रिफ्लेक्शन कैसे उन सरफेसेस पे होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं हम और एक ऐसा सर्कुलर सरफेस बना लेते हैं। ठीक है, ये सर्कल का पार्ट है, क्लियर सी बात है, ये सरफेस है। ठीक है, ये पार्ट हमने एक्सटेंड करके बना दिया, अच्छे से बना लेते हैं इसको। ठीक है, और इस पे कोई रे इंसिडेंट हुई। ठीक है, अब ये कैसे रिफ्लेक्ट होगी, तो बोल क्या रहा है वहां, लॉ क्या है कि ये कर्व सरफेसेस के लिए भी वही है, आई इक्वल्स आर। तो हम आर इसमें कैसे बनाएं, नॉर्मल कैसे ड्रॉ करें, तो तुम्हें पता है कि सर्कल का कोई सेंटर होता है, सर्कल के सेंटर को तुम किसी भी पॉइंट पे मिलाओगे तो यहां पे वो नॉर्मल हो जाता है, ये तुम्हारा नॉर्मल हो जाएगा। ये क्लियर है, सिंपल ज्योमेट्री है। यहां पे ये नॉर्मल हो जाएगा, दिख भी रहा होगा, नॉर्मल है, 90 डिग्री है। ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, इसको बाहर ले जाओगे, इस पॉइंट पे ज्वाइन करोगे तो 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये हो गया मान लो तुम्हारा एंगल आई। तो कितना, वही लॉ का रिफ्लेक्शन फॉलो होना है, तो इतना ही एंगल से ये बाहर आ जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इंसिडेंट रे, ये हो गया तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया आर, आई इक्वल्स आर। क्लियर हो गया। तो ये सर्कुलर सरफेस पे भी हमें स्फेरिकल सरफेस है, स्फेयर का पार्ट है, उसका सेक्शन दिखाने के लिए हम एक सर्कल का पार्ट ड्रॉ कर दिए हैं और इस ज्योमेट्री का प्रॉपर्टी से हम नॉर्मल ड्रॉ कर लिए और हमने दिखा दिया कि आई इक्वल्स आर, ऐसे इस पे रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब कोई सरफेस ऐसे भी हो सकता है, देखो ये हो गया, ऐसे बाहर से आ रहा है, कुछ ऐसे भी सरफेस हो सकते हैं, ऐसे हो, ये भी सर्कल का पार्ट हो एक। ठीक है, हो गया। और यहां पे इसका सेंटर हो और यहीं से तुम्हें रे इंसिडेंट हो रही हो। ठीक है, अब क्या करोगे, वही बात, नॉर्मल ड्रॉ करोगे ऐसे, ये तुम्हारा हो गया नॉर्मल, सॉरी इसको मिला दोगे सेंटर को तो ये नॉर्मल हो जाएगा। ये तुम्हारा ऐसे रिफ्लेक्ट होना है इसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये भी एंगल आई हुआ तो एंगल आर हो जाएगा, आई इक्वल्स एंगल आर इस केस में भी। तो तुमने दोनों केस देख लिया, कोई भी कर्व सरफेस हो ये लॉ फॉलो होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल्स एंगल ऑफ इंसिडेंट, एक ही बात है। और ये भी कि नॉर्मल आई और आर तीनों एक प्लेन में होंगे, इंसिडेंट रे नॉर्मल, ये तुम्हारा नॉर्मल, इंसिडेंट रे नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, सब तीनों एक प्लेन में होंगे। तो किसी भी सरफेस के लिए, कर्व सरफेस हो या प्लेन सरफेस हो, सब पे ये लॉ अप्लीकेबल होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लीकेबल होगा। और ये हमने देख भी लिया कि सर्कुलर सरफेसेस पे कैसे अप्लीकेबल होगा। कोई सरफेस ऐसे भी हो सकता है, मान लो कि कोई सरफेस सर्कल ना हो, ऐसे हो, ये तो सर्कल बन गया है। ठीक है, ऐसे मान लो कोई सरफेस ऐसे है, यहां पे कोई रे इंसिडेंट होती है। ठीक है, तो फिर रिफ्लेक्शन कैसे होगा, क्या करोगे तुम, इस पे एक लाइन खींचोगे, टेंजेंट, इसको टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर खींचा ये नॉर्मल हुआ, ये मान लो एंगल 30 डिग्री है तो यहां से 30 डिग्री बना के ये रे निकल जाएगी, हमारा नॉर्मल हो गया ये। ठीक है, इंसिडेंट, ये तुम्हारा हो गया रिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो कोई भी कर्व सरफेस है उस पे रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो होगा। क्लियर हो गई बात है रिफ्लेक्शन की। तो रिफ्लेक्शन में हमने
रिफ्लेक्शन का लॉ पढ़ा कि आई इक्वल्स आर, आई नॉर्मल और आर मतलब इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक प्लेन पे होते हैं। हमने अच्छे से देखा, ये वाला भी एग्जांपल लिया, आई नॉर्मल, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग लाइन और ये आर एक प्लेन पे। ऐसे कभी नहीं होगा, ऐसे भी कभी नहीं होगा, होगा एक प्लेन पे। ठीक है, क्लियर, और ये हर जगह वैलिड है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, मिरर के बारे में पढ़ते हैं। अभी तो हम मिरर सब बात कर रहे हैं, लेकिन मिरर क्या होता है हमने समझा नहीं कि मिरर होता क्या है। आखिर में हमने बस बोल दिया कि एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस है। देखते हो ना कि कोई पॉलिश सरफेस है तो रिफ्लेक्शन हो जाता है, स्मूथ और पॉलिश सरफेस है। तो हम देखते हैं आखिर होता क्या है मिरर, और मिरर की प्रॉपर्टी और मिरर पे जो इमेजेस बनते हैं वो हम देखते हैं अब। ठीक है, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मिरर की बात। अब देखो, बात आती है प्लेन मिरर की। फर्स्ट तो प्लेन मिरर ही जनरली घर पे लोग यूज करते हैं, देखे ही होंगे। प्लेन मिरर से तो ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर। ठीक है, और उसका एक वो भी दिया गया है डायग्राम भी, एक प्लेन मिरर है, उसके सामने एक कैंडल जल रही है, उसका इमेज बन रहा है, ये देख रहे हो। तो फिर अब पढ़ते हैं कि प्लेन मिरर आखिर होता क्या है। तो हम जानते हैं कि कोई भी स्मूथ सरफेस है, तो लाइट को मेटल का स्मूथ सरफेस है, कोई मेटेलिक सरफेस है, और उसको खूब तुम स्मूथ, ज्यादा से ज्यादा स्मूथ बना दो तो लाइट को रिफ्लेक्ट करने लगता है। जैसे तुम देखते हो स्टील का जो स्पून है उसमें तुम अपनी इमेज देख सकते हो, या कोई भी ग्लॉसी या चिकना सरफेस है मेटल का, तो तुम उसमें से रिफ्लेक्शन होता है, उसमें अपनी इमेज या किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज देख सकते हो। तो अब फिर हम देखते हैं कि प्लेन मिरर होता क्या है, बनाते कैसे हैं। तो प्लेन मिरर में क्या होता है, पहले तो समझो रिफ्लेक्शन क्या होता है, कि कोई स्मूथ सरफेस है, रेगुलर सरफेस है, ऐसे है। या पहले देख लेते हैं इर्रेगुलर सरफेस। इर्रेगुलर का मतलब जिग जाए, उबड़ खाबड़, मतलब जो प्लेन ना हो। तो मान लो कि ऐसे है कोई सरफेस है, ये मेटल का ही है, ग्लॉसी है, स्मूथ है, चमकदार है, रिफ्लेक्शन होगा पूरा। लेकिन देख रहे हो सरफेस ऐसे है, तो तुम्हारा रिफ्लेक्शन कैसे होगा, कोई लाइट रे इस पे आएगी, ठीक है, तो कैसे चली जाएगी, ऐसे गई, कोई ऐसे आई, यहां के सरफेस के हिसाब से बिहेव करेगी, ऐसे आई, ऐसे गई, ऐसे आई, ऐसे गई, ऐसे आई, ऐसे गई, मतलब कोई रेगुलरिटी नहीं मिलेगी। देख रहे हो, मतलब जो भी लाइट आई, कुछ की ऐसे जाएगी, कुछ की डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे जाएगी। क्लियर हुई बात। एक एंगल पे लाइट आएगी, लेकिन जाने पे जो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल है सब हर पॉइंट के लिए डिफरेंट होगा, जो इरेगुलर और अनस्मूथ या जो प्लेन सरफेस नहीं है उस पे। तो फिर हमारा मिरर बन नहीं पाएगा। तो उसको करने के लिए हमें इस मेटेलिक सरफेस को हमें स्मूथन करना होगा। तो उसके करने का तरीका क्या होता है कि तुम क्या करो कि एक ग्लास ले लो, एक ग्लास स्लैब लो, ग्लास स्लैब को स्मूथ तुम बना सकते हो एकदम, और इस पे जो ये मान लो कि सिल्वर है, तो एक सरफेस पे सिल्वर का पेंट कर दो, सिल्वर की पेंटिंग कर दो एक लेयर, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो मिरर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले से ही तुम्हारा एक सरफेस स्मूथ है, उसी पे तुम पेंट कर रहे हो सिल्वर का, तो जो सिल्वर का भी सरफेस होगा इससे जो अटैच्ड होगा, अच्छे से बना लेते हैं इसको। इस पे तुमने, ये ग्लास का सरफेस है, ग्लास का एक स्लैब है, इस पे तुमने एक सिल्वर की कोटिंग कर दी इस पे। तो जो सिल्वर की कोटिंग करोगे तो पहले तो ग्लास सरफेस से तुम्हारा स्मूथ है, तो जो ये एरिया है इस टाइप, इस साइड का, वो भी स्मूथ हो जाएगा। स्मूथ चीज पे किसी सिल्वर की पेंटिंग कर दिए तो इस सिल्वर के दो पार्ट होंगे, एक इधर वाला एक इधर वाला, इधर वाला भी स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारा बन गया मिरर। कोई लाइट रे जाएगी स्मूथ पे पड़ेगी। और ग्लास इसलिए लगाते हैं, ये तुम्हारा सिल्वर है, और आउटर सरफेस जो है ये स्मूथ हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो ग्लास से अटैच सरफेस वो स्मूथ हो जाएगा,
क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारा ग्लास स्मूथ है और ये ग्लास तुम्हारा ट्रांसपेरेंट होता ही है, तो कोई लाइट रे जाएगा, रेगुलर बिहेव करेगा। सबका एंगल ऑफ इंसिडेंस एक है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी एक ही होगा, इक्वल होगा। ठीक है, और इस पे कुछ तुम पेंट कर देते हो, पीछे देखे होगे कि मिरर पे कुछ पेंटिंग कर देते हैं। ये पेंटिंग क्यों करते हैं? क्योंकि जो सिल्वर तुम इस पे रखोगे, सिल्वर ये जो ग्रीन वाला है सिल्वर, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, धीरे धीरे खत्म होने लगता है एयर से रिएक्ट करके। तो उसको सेफ रखने के लिए तुम्हें पेंटिंग कर देते हो। इधर से तो तुम्हारा ग्लास है, इधर से ऑक्सीडाइज होगा नहीं, पीछे से ऑक्सीडाइज होने का चांस है, तो इसके लिए तुम एक कलर कर देते हो टू सेव सिल्वर कोटिंग फ्रॉम ऑक्सीडाइजेशन। ऑक्सीडाइज होके केमिकली रिएक्ट करके ये सिल्वर खत्म हो जाएगा, तो उसको बचाने के लिए तुम पेंटिंग कर देते हो। और इधर से तो तुम्हारा ग्लास है ही, तो अब तुम देखो मिरर में तुम्हें लगता होगा कि मिरर का मेन काम ग्लास करता है। ग्लास मेन चीज नहीं है। जो तुम्हारा जो ये सरफेस है सिल्वर का स्मूथ सरफेस, या एल्युमिनियम भी यूज करते हैं या कोई भी मेटल जो ग्लासी हो, वो मेन रिफ्लेक्शन का काम करता है। जो रिफ्लेक्शन हो रहा है इस सिल्वर के स्मूथ जो सरफेस है इससे हो रहा है। ग्लास क्यों लगाते हैं? ग्लास लगाते हैं सिल्वर को स्मूथ करने के लिए, ठीक है, क्योंकि रेगुलर रिफ्लेक्शन हो पाए, अच्छे से रिफ्लेक्शन हो पाए। तो ग्लास का काम यह है, ग्लास से रिफ्लेक्शन नहीं होता, ग्लास से लाइट चली जाएगी तुम्हारी और इस जो सिल्वर का सरफेस है उससे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और पेंटिंग करते हैं कि सिल्वर ऑक्सीडाइजेशन से या केमिकल रिएक्शन से बच जाए, मिरर को सेफ रखने के लिए। तो तुमने अच्छे से मिरर समझ लिया कि मिरर में होता क्या है। अभी तक बस मिरर देखते आ रहे होगे और मिरर का ये होगा कि ग्लास से ही मिरर होता है, ग्लास से मिरर बनाया जाता है। लेकिन ग्लास का यूज बस ये है कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिससे लाइट जा सकती है, और तुम स्मूथ ग्लास बना के उस पर एक साइड पेंट कर दो सिल्वर का, तो सिल्वर को स्मूथ करने का काम करता है ग्लास। और रियल रिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो तुम्हारे सिल्वर सरफेस से हो रहा है, सिल्वर कोटिंग से हो रहा है, इससे हो रहा है, इस सरफेस से हो रहा है। इससे सिल्वर वाले से स्मूथ जो सरफेस है सिल्वर का, यही रिफ्लेक्शन कर रहा है, यहीं से रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट, बाउंस बैक हो रही है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया कि मिरर क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि मिरर का यूज क्या होता है। देखते हो ना, मिरर का यूज तो वही है, देखने में अपने को देखते हैं लोग, क्या मतलब इमेज देखते हैं अपनी, या किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज देखते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है प्लेन मिरर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इसको हम अच्छे से देखेंगे। तो हमने पढ़ लिया कि प्लेन मिरर को हम कैसे बनाते हैं, हाउ डू वी मेक अ प्लेन मिरर, वो कैसे बनता है। तो हमने देखा कि प्लेन मिरर में एक सिल्वर कोटिंग होती है, उसके ऊपर उसको प्लेन बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक प्लेन ग्लास उस पर लगा देते हैं और पीछे वार्निश कर देते हैं, पेंट कर देते हैं कि ऑक्सीडाइजेशन ना हो। ठीक है, अब जो रियल टॉपिक है या नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा प्लेन मिरर इमेज फॉर्मेशन। जैसा तुम देख रहे हो कि इसमें एक प्लेन मिरर है और इस कैंडल का इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। वैसे भी हम यूज भी करते हैं प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन के लिए, तो पता ही होगा। तो इमेज फॉर्मेशन हम कैसे ज्योमेट्रिकली दिखा पाएंगे या कैसे हम इमेज फॉर्म कर पाएंगे, यहां पे डायग्राम बना के। वैसे तो तुम देख ही सकते हो कि इमेज फॉर्म होता है, लेकिन इमेज की प्रॉपर्टी, कितने डिस्टेंस पे इमेज बनता है, कैसा बनता है, इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट में क्या रिलेशन होता है, ये सब जो प्रॉपर्टी हैं वो हम कैसे पढ़ें। तो अभी तक हमारे पास एक ही लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने देखा कि प्लेन मिरर के केस में एक ही लॉ है जो हमने पढ़ा, वो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और उसी लॉ को यूज करके हम इमेज फॉर्म
कराएंगे, इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो उस लॉ को हम रिविजिट कर लेते हैं। लॉ क्या है कि कोई भी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, मान लिया कि एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है या एक मिरर है, ठीक ऐसे है, उस पे एक रे आ रही है, ठीक है, एक नॉर्मल खींचोगे तुम, ऐसे ये रे निकल जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये एंगल और ये एंगल आई आर इक्वल होते हैं, यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा, ठीक है। और ये भी देखा है कि आई को तुम जीरो कर दो तो आर भी जीरो हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर कोई रे फॉल करेगी किसी भी प्लेन मिरर पे तो वो ऐसे ही रिवर्ट बैक हो जाएगी, ट्रेस बैक हो जाएगी। जैसे कि मैं बोलूं कि मान लो तुम्हारी एक प्लेन मिरर हो ऐसे, ठीक है, इस पे मैं एक रे फॉल कराऊं परपेंडिकुलरली, ठीक है, फॉल हुई रे, इसको मैं बोल दूं आई इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्ट होने वाली रे क्या हो जाएगी, ऐसे ही निकल आएगी, तुम्हें रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी, ये आर हो जाएगी, सॉरी। तो परपेंडिकुलर के केस में सीधे रिवर्ट बैक हो जाएगी, रिट्रेस कर लेगी, ठीक है। तो ये दो लॉज हमने पढ़े, एक ही लॉ है, इसका एक फॉर्म है या एक कहें तो एक सिंपल वर्जन है। परपेंडिकुलर के केस में जब रे नॉर्मली इंसिडेंट होगी तो नॉर्मली ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास प्लेन मिरर है और दो हमारे पास ये या एक रिफ्लेक्शन का लॉ है। अब इसी को लेके हमें इमेज बनाना है, ठीक है, कि इमेज कहां फॉर्म होगी। तो चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो हमने एक ले लिया प्लेन मिरर, ठीक। अब पहले हम देखेंगे कि पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है एक छोटा ऑब्जेक्ट जिसका डायमेंशन बहुत ही छोटा हो। पॉइंट तो तुम फेमिलियर हो गए ही कि पॉइंट क्या होता है, कि बहुत ही छोटा जिसका कोई डायमेंशन ना हो। तो यहां पे हम ले लेते हैं कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, किसका यूज करके, इन लॉज का यूज करके, ठीक है। और तो कुछ हमारे पास है नहीं, हमारे पास प्लेन मिरर है, एक कोई ऑब्जेक्ट है और हमारे पास इमेज बनाने के लिए लॉज हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बस देखते हैं कैसे हम इमेज फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो हम ले लें कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, यहां पे ले लेते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया पॉइंट ऑब्जेक्ट, छोटा सा हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट बना दिया। ये बात क्लियर हुई है, पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम क्या करें इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो हमारे पास पॉइंट हुआ और ये मिरर हुआ। अब हम इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या करते हैं कि इससे हम एक रे निकालेंगे। ऑब्जेक्ट की इमेज के लिए लाइट रे निकलना जरूरी है, लाइट रे निकलेगी इससे, देखते हैं। एक लाइट रे हमने निकाल दिया इससे, ऐसे देखो, ठीक। ये है परपेंडिकुलर, दिख रहा है, परपेंडिकुलरली इसको स्ट्राइक कर रही है मिरर को। तो क्या होगी, ये वैसे ही रिवर्ट बैक हो जाएगी। एक क्लियर है, ये वापस ऐसे ही आ जाएगी, ठीक। तो हम वापस आने वाले को मैं येलो कलर में दिखा दे रहा हूं, ठीक है। ये इंसिडेंट वाले जो हैं ये व्हाइट में है, ये जो एरो का जो है मार्क, और ऐसे ये रिवर्ट बैक हो जाएगी, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। एक रे से हमने देख लिया कि ऐसे होगा। अब हमें तो कुछ इमेज मिला नहीं, कैसे इमेज होगा, हमें कोई पोजीशन मिली नहीं, ठीक है। एक और रे खींचते हैं, इससे लेते हैं एक रे, हमने कुछ एंगल पे लिया, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट है ये, तो इससे बहुत सारी रेज निकलेंगे ही, इस पे सनलाइट पड़ रही होगी या बल्ब की रोशनी होगी, जो भी होगा, और इससे रेज निकल के इस मिरर पे आ रही होंगी। तो एक लिया, चलो दूसरा लेते हैं, ठीक है। ये रे गई, इसका कोई परपेंडिकुलर लिया ऐसे होगा 90 डिग्री पे, ठीक है। ये मान लो कोई एंगल है 20 30 जो भी डिग्री है। अब ये क्या होगी रे, ऐसे निकल जाएगी, इतने ही एंगल पे निकल जाएगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मैं निकाल देता हूं,
ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो, अब तुम ऑब्जर्वर हो, यहां पे तुम खड़े हो, तुम्हारी आंख में ये ऐसे आ रही हैं रिफ्लेक्टेड रे, दोनों आ रही हैं। यहां पे देखो, गौर करने की बात क्या है, यहां पे तुम हो खड़े, तुम्हारी आंख है, तो मैं एक आई ड्रॉ ही कर लेता हूं, ग्रीन कलर का अच्छा लगेगा थोड़ा। ठीक है, तो ये तुम्हारी आईज है। ठीक है, ठीक है, समझ लो कि ये तुम्हारी आई है, ये देख रही है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, और एक रे ऐसे गई, ठीक, और रिवर्ट बैक होके तुम्हारी आईज में आ गई। ठीक है, और एक रे ऐसे गई, ये भी रिवर्ट बैक होके तुम्हारी आईज में आ गई। ये आई, दोनों रेज आंख में आई तुम्हारी, क्लियर हुआ। ये रिफ्लेक्टेड रेज हैं। इस ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को थोड़ा बड़ा ही बना देते हैं, ये देखिए अच्छे से, वैसे समझना है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से एक रे यहां से निकली, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए फिर से तुम्हारी आईज में रिवर्ट बैक हो गई, और एक रे मान लो ऐसे निकली, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो की, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। ठीक है, ये नॉर्मल है तुम्हारा, ठीक, और ये तुम्हारी आईज में चली गई। अब देखो तुम्हारी आई कैसे इंटरप्रेट करेगी। आई को दो रेज आती हुई दिख रही हैं, फिर आई क्या करेगी कि मतलब आई और ब्रेन जो कंबाइंड सिस्टम है तुम्हारा, आई का ब्रेन का जो भी कह लो, तो ऐसा सोचेगा कि कोई ये दो जो रे आ रही हैं वो कहां से आ रही हैं, किस पॉइंट से आ रही हैं। ऐसे आई या ब्रेन जो भी तुम्हारा पूरा कंबाइंड सिस्टम है, तुम्हारा माइंड, आई प्लस माइंड जो भी है, वो उसको ऐसे देखेगा, ऐसे एक्सप्लेन करेगा या ऐसे समझेगा कि ये जो रे है तुम्हारी, और ये, इसको मैं एक्सटेंड करूं ऐसे, ठीक है, इस पॉइंट से आ रहे हैं। ठीक है, तुम्हारी आई को ऐसा लगेगा या तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये जो दोनों रेज आ रही हैं रिफ्लेक्ट होके, एक ये और एक ये, वो कहां से आ रही हैं, ज्योमेट्रिकली देख लो, इस इंटरसेक्शन पॉइंट से। ठीक, जैसे ऐसे लगा कि इस पॉइंट से रे आ रही हैं तुम्हारी आंखों को। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। जब तुम्हारी आंखों को ऐसा लगेगा कि ये रेज यहां से आ रही हैं, मतलब जाहिर सी बात है कि यहीं तुम्हें इस ऑब्जेक्ट का, इसको हम ऑब्जेक्ट ओ मान लें, तो इसकी इमेज तुम्हें, आई मीन्स इमेज, यहां दिखेगी। क्यों दिखेगी? ये तो ऑब्जेक्ट हुआ तुम्हारा। आई को क्या लगेगा कि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, जो भी ये और ये बहुत सारी होंगी, अभी हमने दो लिया है, दो से हमारी इमेज बन जाएगी। ठीक है, ये भी हम वो करेंगे डिस्कस कि दो ही क्यों चाहिए, वन में क्यों नहीं इमेज बनेगी। ठीक है, इमेज का लोकेशन तुम वन में क्यों नहीं फाइंड आउट कर सकते हो, तो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो एक ये लिया, दो रिफ्लेक्टेड रेज, आई क्या इंटरप्रेट करेगी कि ये दोनों रेज जो हैं इस पॉइंट से आ रही हैं, और यही तुम्हारा इमेज हो जाता है। ठीक, यही तुम्हारा इमेज हो गया, क्योंकि हमारी आई को या हमारे माइंड को ऐसा लगेगा कि ये जो दोनों रेज, इसको हम नंबरिंग कर लेते हैं, फर्स्ट रे और ये सेकेंड रे कहां से आ रही हैं, इस पॉइंट से। तुम्हारी आईज को, ये आई है तुम्हारी, ऐसा लगेगा कि ये दोनों रेज इस ऑब्जेक्ट से रे निकली, ये निकली, फिर रिफ्लेक्ट बैक होके जब तुम्हारी आईज में आ रही, तो आई को ऐसा लगेगा कि ये रेज यहां से आ रही हैं। इसको एक्सटेंड करोगे और इसको एक्सटेंड करोगे, आई खुद एक्सटेंड कर लेगी, और तुम्हें इमेज यहां ड्रॉ करना है, इमेज की पोजीशन लोकेट करनी है, तो तुम खुद कर लो, इसको एक्सटेंड करो, इसको एक्सटेंड करो। ठीक, तो ये क्लियर हो गया कि इस ऑब्जेक्ट का, पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बनेगा। अब देखते हैं डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो सिंपल मैंने मान लिया कि ये
ठीक है, इसको मैं मान लूं कि डिस्टेंस d है। d क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से। ठीक है, क्लियर है? मैंने मान लिया d है। अब देखते हैं ये डिस्टेंस कितना आता है। ये एंगल I है इंसिडेंस का, ठीक, तो ये भी I होगा, पता है I इक्वल्स R, तो ये भी I हुआ। क्लियर? ये तुम्हारा कितना हुआ? ये I है तो ये भी I हुआ। क्लियर? एकदम ये बातें एकदम क्लियर होनी चाहिए। और ये तुम्हारा क्या हो गया? I, तो ये 90 माइनस I, ये I, देखो पूरी ज्योमेट्री यहां पे लगा दो, जितना तुम ज्योमेट्री पढ़े हो वही बस करना है, यहां पे एकदम क्लियर हो जाएगा। ये नॉर्मल है तुम्हारा, ठीक, ये तुम्हारा हो गया 90 माइनस I, तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? I। देखो ये I होगा, ये लाइन और ये लाइन, ये एंगल है I, तो ये भी I हो जाएगा। देख रहे हो ना, ये और ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। नॉर्मल सिंपल सी ज्योमेट्री, जब दो लाइन कट करती हैं तो उसके जो क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो इसका अपोजिट एंगल ये हो गया। ठीक, ये क्लियर हुई बात? ये 90 माइनस I है, ये भी 90 माइनस I हो जाएगा। ठीक, ये तो 90 है ही दोनों के लिए, ये I है तो ये भी I हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल हैं। प्योर ज्योमेट्री लगाओ, देखो पूरी ज्योमेट्री से तुम देख सकते हो कि ये I है तो ये भी I हो जाएगा, क्योंकि दो रेज पैरेलल हैं, ये दो रेज या दो लाइंस जो भी हैं जो एक्सटेंड किया है पैरेलल हैं, तो ये भी I हो गया। तो तुम देख सकते हो कि तीनों एंगल, इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल हैं। ये I, ये 90, ये 90, ये 90 माइनस I, ये 90 माइनस I, तीनों एंगल जो हैं, फर्स्ट एंगल इसको मान लो, ये सेकेंड, सॉरी ज्यादा हॉच पॉच हो जा रहा है, ऐसे ही देख लो, तीनों एंगल्स इक्वल हैं। ये ज्योमेट्री का है, तुम रिवाइज कर लेना, जाके देख लेना क्यों इक्वल हो रही बस। और ये जो लाइन है कॉमन है इन दोनों ट्रायंगल्स में, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, ये लाइन कॉमन है और तीनों एंगल्स इक्वल हैं। तो ये तीनों जो दोनों ट्रायंगल क्या हुए? इक्विवेलेंट ट्रायंगल हो गए। ठीक है, तो इक्विवेलेंट ट्रायंगल हुए तो ये D हुआ तो ये भी D होगा, जाहिर सी बात है, तो ये भी तुम्हारा D आ जाएगा। तो हमें पता चला कि इमेज भी जो मिरर है उससे D डिस्टेंस पीछे बनेगी। इमेज डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के इक्वल। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिरर से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वही मिरर से इमेज का डिस्टेंस होगा। ये कैसे हमने निकाला? प्योर सिंपल ज्योमेट्री से। क्या ज्योमेट्री है ये? कि इन दोनों ट्रायंगल को हमने दिखा दिया कि इक्वल हैं एक तरह से। क्यों? क्योंकि तीनों के एंगल इक्वल हैं और एक जो साइड है वो कॉमन है, तो इसलिए सारे साइड इक्वल होंगे। डी, ये भी डी है तो ये भी डी होगा। तो इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली कि कोई भी इमेज, कोई भी ऑब्जेक्ट का, पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो इतने ही दूर डिस्टेंस पे बनेगा जितना वो ऑब्जेक्ट से दूर है, मतलब मिरर से दूर है। ये मिरर है तुम्हारा, ठीक है, तो मिरर से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी वही इमेज की भी डिस्टेंस होगी, इक्वल होगी। ये याद रखना है, ये जान लेना है कि क्यों हो रही है, इसका रीजन भी है और ये याद भी रखना है। तो हमने देख लिया कि किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट का हमने इमेज बना के देख लिया कैसे बनती है। उसके लिए हमने दो रेज लिया, एक रे ली, रिफ्लेक्ट कराया, आंख में गई, दूसरी रे ली, रिफ्लेक्ट कराया, फिर आई क्या इंटरप्रेट करेगी कि ये जो दोनों रेज फर्स्ट और सेकेंड, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है, वो इस पॉइंट से आ रही है, वही हमारा इमेज हुआ। ठीक, हमने यूज किया क्या? बस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो हमें मिल गया। अब बात आती है कि दो रेज की क्यों जरूरत है इमेज बनाने के लिए। ठीक है, वाई वी नीड टू रेज टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ इमेज। तो देखो, एक रेज से एक आएगी और चली जाएगी तो तुम्हें पता नहीं चलेगा, बस ये पता चलेगा कि ये आ रही है, लेकिन इसका लोकेशन ये बस तुम्हें पता चल जाएगी तुम्हारी आईज को कि हाँ इसी लाइन पे बनेगा, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि एग्जैक्टली किस पॉइंट पे बनेगा। दो रेज से क्या होगा कि तुम्हें एग्जैक्ट पिन पॉइंटेड लोकेशन इमेज का मिल जा रहा है,
तो तुम लोकेट कर पाओगे। तो तुम्हें दो रेज तो लेनी ही पड़ेगी। जब तुम्हें इमेज कहीं भी आगे देखोगे, बहुत सारे इमेज हम लोग लोकेट करेंगे, इमेज ड्रॉ करेंगे कि कैसे इमेज बनती है, तो वहां पे तुम्हें जरूरत होगी दो रेज की। तो हमने दो रेज चूज कर ली। एक रे इसलिए चूज किए कि आसान होता है, 90 डिग्री पे तुरंत रिवर्ट हो जाएगा, और एक ऐसे चूज कर ली। ठीक है, एक मैं इसको फिर से एक इमेज फॉर्मेशन करता हूं ऐसे ही पॉइंट ऑब्जेक्ट का, उसमें दो रेज हम डिफरेंट चूज करेंगे। ठीक है, तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि यही क्यों लिया, ठीक है चलो कोई दो ले लेता हूं। ठीक, तो मैं ऐसा करता हूं कि एक मैंने मिरर बनाया। ठीक, यहां पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया, क्लियर है। ये हमारा मिरर है, मिरर के एक साइड डॉट डॉट कर देते हैं कि लगे कि इधर से पेंटिंग है, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक, ये क्लियर होना चाहिए बात। ठीक, अब मुझे इसका इमेज ड्रॉ करना है, तो मैं क्या करूंगा, दो रे लेता हूं। एक रे ये लिया, ठीक, ये रिफ्लेक्ट होके निकल गई। ठीक, क्लियर है। मैं परपेंडिकुलर वाला ये वाला नहीं लेने जा रहा इस बार। ठीक, ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया ऐसे देखने के लिए। ठीक है, ये तुम्हारी आइज को कहां से दिखती आती हुई दिखेगी, ऐसे पीछे से। ठीक है, सॉरी। ठीक है, अब मैं दूसरा रे ऐसे ही ले लेता हूं। ठीक, इसी के आसपास। ठीक, यहां भी रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी ये रे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा दो, निकल गई, और तुम्हारी आइज को लगेगी कि ऐसे यहां से आ रही है, यहां कट कर जाएगी। तो फिर भी तुम्हें इमेज, इन दो रेज से भी तुम इमेज ड्रॉ कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, ऐसे भी तुम्हारी आइज में ये रे आ जाएंगी। ये तुम्हारी आई हुई, तो ये तुम्हें रे मिल जाएंगी, तुम्हारी आइज में जाएंगी, तुम्हें इमेज ये दिख जाएगा। ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। क्या हो रहा है कि रिफ्लेक्ट होके ये दो रे आई, इस मिरर से रिफ्लेक्ट होके तुम्हारी आइज में गई। तुम्हारी आई क्या करेगी, इनको बैकवर्ड पीछे प्रोड्यूस करेगी, और जहां इंटरसेक्शन होगा वही इमेज का पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, इसकी अच्छे से फिर से देख लेते हैं इसको। एक नई स्लाइड बनाते हैं। ठीक है, कि मान लो कि तुम्हारा ये मिरर है, क्लियर, ये मिरर है, एक तुम्हारा ये कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ठीक, क्या किए कि एक रे ऐसे ले गए, इस पे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं मिरर को। ठीक है, एक रे गई, क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गई। जितने एंगल पे इंसिडेंस हुई, ये और ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। अब मैं दूसरी रे लेता हूं, कोई भी ले लो। ये वाली परपेंडिकुलर तो हमने देख ली है, एक इसी टाइप से ले लो जो इस पे परपेंडिकुलर ना हो, कुछ एंगल बना के जाए। ठीक है, मैंने ले लिया एक। नॉर्मल ड्रॉ करो, एंगल देखो, उतने एंगल पे फिर रिफ्लेक्टेड रे बना दो। इससे रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये गई जिस एंगल पे इंसिडेंस हुई, कोई एंगल होगा ये, ठीक, उसी एंगल पे निकल जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक, अब तुम्हारी आई को क्या लगेगा कि ये रे जो है, ये तुम्हारी आई है, यहां पे डिटेक्टर आई जो डिटेक्ट कर रही है। ठीक है, ये आई है, आई है। ठीक है, आई को ऐसे बना देते हैं, अच्छा लगता है देखने में। ठीक, तो तुम्हारी आई है, डिटेक्ट कर रही है। अब आई क्या करेगी कि ये जो दो रेज उसमें जा रहे हैं रिफ्लेक्ट होके, इस ऑब्जेक्ट से दो रे निकले, रिफ्लेक्ट होके तुम्हारी आईज में गए, तो आई क्या करेगी कि सोचेगी कि मतलब आई और माइंड जो कंबाइंड सिस्टम है, कि कहां से ये दोनों आ रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा उस आई को, इसको पीछे प्रोड्यूस कर दो।
यहाँ पे तुम्हारा इमेज बन जाएगा, जहाँ से तुम्हारी आई को लगेगा कि ये आ रही हैं दोनों रेज, वही इमेज बन जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। और ये इमेज डिस्टेंस, ये मिरर से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वही इमेज का होता है, पहले ही हम देख चुके हैं और इसको हमने अच्छे से देख लिया कि कोई भी दो रेज तुम ले सकते हो। पिछली बार हमने ये लिया था, फिर दो ये लिया। ठीक है, तो हमें दिख गया इमेज का क्या होता है। अब हम देखते हैं कि अब हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट का देख लिया कि डिस्टेंस इक्वल होता है। अब हम देखते हैं लाइन ऑब्जेक्ट। लाइन ऑब्जेक्ट का मतलब कि जिस ऑब्जेक्ट में थोड़ा लेंथ हो, ठीक है, कुछ एक्सटेंशन हो, कुछ बड़ा हो। रियल लाइफ में तो कुछ ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट तो होता नहीं है, बड़ा ही होगा कुछ। तो चलो उसकी इमेज हम ड्रॉ करते हैं यही प्रिंसिपल से, इसी प्रिंसिपल से। कुछ नहीं करना है, बस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और थोड़ी सी ज्योमेट्री और थोड़ा सा डायग्राम, बस। ठीक है, और ये ध्यान रहे कि किसी भी इमेज को ड्रॉ करने के लिए तुम्हें दो रेज उस ऑब्जेक्ट से लेके जाने हैं, फर्स्ट सेकेंड। ठीक है, यहां भी हो गया है फर्स्ट का रिफ्लेक्टेड, सेकेंड का रिफ्लेक्टेड, इसको डैश से बोल दिया तो ठीक है। तो दो रेज जानी चाहिए और दो रेज रिफ्लेक्ट होंगी, तभी तो उनके इंटरसेक्शन करा के हम पता कर पाएंगे कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है इमेज की। ठीक है, और एक चीज यहां पे तुम देख सकते हो कि जो ये रियल में यहां पे इंटरसेक्शन हो नहीं रहा है, बस आई तुम्हारी इंटरप्रेट कर रही है, समझ रही है ऐसा कि यहां से ये दोनों रेज जो आंखों में जा रही हैं तुम्हारे, वो यहां से आ रही है। ऐसा रियलिटी में नहीं हो रहा है, रियलिटी में तो यहीं से रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही है। तो इसको हम जो इमेज बनता है उसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वर्चुअल इंटरसेक्शन है। इस लाइन, दोनों लाइन का प्रोडक्शन पीछे प्रोड्यूस जब कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, बैकवर्ड एक्सटेंड कर रहे हैं, इसलिए ये यहां से यहां पे कट हो रहा है। रियल कट नहीं है, रियल इंटरसेक्शन इन रेज का नहीं है। तो ये क्या है? वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्यों है? क्योंकि जो दो रेज हैं वो रियल में इंटरसेक्ट यहां नहीं कर रही हैं, उनको आई समझ रही है कि यहां से आ रही हैं इस पॉइंट से, और उसको हम ड्रॉ कर दे रहे हैं इमेजिनरी डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करके इंटरसेक्ट करा दे रहे हैं। तो रियल में ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ये बात क्लियर है। तो इसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। जहां रियल इंटरसेक्शन रेज का ना हो उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज है, और इस इमेज को तुम चाहो तो कोई यहां पे एक क्या बोलते हैं, स्क्रीन रखो तो उस पर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे तो लाइट जा ही नहीं रही है, बस हमारा माइंड इंटरप्रेट कर रहा है कि लाइट यहां से आ रही है, ये इमेज है। लेकिन यहां पे तुम कोई स्क्रीन रखोगे, स्क्रीन, पर्दा, कुछ भी जहां इमेज आए, तो इस पे कुछ दिखेगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। इस पे कोई रे तो यहां जा ही नहीं रही है, रे तो इसके पार जा ही नहीं सकती। इस मिरर के, इस मिरर के इस पार रे जा सकती है? जाहिर सी बात है नहीं जाएगी। बस हमारी जो आईज है वो इंटरप्रेट कर रही कि रे यहां से आ रही है। तो ये स्क्रीन पे तुम रखोगे तो यहां पे ये प्रोड्यूस नहीं होगा इमेज, स्क्रीन कैप्चर नहीं कर पाएगी, स्क्रीन पे यू कैनॉट कैप्चर इट, और ये वर्चुअल इमेज है। तो जाहिर सी बात है जो वर्चुअल इमेज होगी, जो रियल रेज के कट के चलते, इंटरसेक्शन के चलते नहीं बन रही है, वो कभी भी स्क्रीन पे नहीं ली जा सकती। ये क्लियर हुई बात? जो भी वर्चुअल इमेज है उसे स्क्रीन पे हम नहीं ले सकते, कहीं भी हर जगह होल्ड होगा। क्यों? क्योंकि वर्चुअल इमेज में तो सही में रे जाके कट कर ही नहीं रही है, इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है, तो फिर उस स्क्रीन पे कैसे वो आएगा? जब रे स्क्रीन पे खुद पड़ नहीं रही है तो स्क्रीन पे कोई इमेज आएगी नहीं, ये बस इमेज हमें दिखेगी। क्योंकि हमारा माइंड जो है इसके पीछे वो एक्सटेंड करके देख ले रहा है कि लाइट रेज यहां पे आ रही हैं, यहां से ओरिजिनेट हो रही हैं, लेकिन एक्चुअली वो रिफ्लेक्ट करके आई में जा रही हैं। आई बस इसको पीछे प्रोड्यूस करके यहां देख ले रहा है। तो यहां पे जब रियल रेज जा ही नहीं रही हैं तो जो इमेज बनेगा वर्चुअल बनेगा, और इस पर तुम स्क्रीन लगाओगे या कोई भी पर्दा रखोगे तो उस पर इमेज नहीं बनने वाली, क्योंकि कोई रे ही नहीं जा रही है। ठीक, ऐसे भी देख सकते हो, कोई प्लेन मिरर लो, उसके पीछे तुम कुछ भी स्क्रीन रखो, क्या पता चलेगा कुछ हो रहा है? उसके पीछे तो रे ही नहीं जा रही है।
ठीक, तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि प्लेन मिरर से वर्चुअल इमेज बनती है और किसी भी वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे कैप्चर नहीं कर सकते। ठीक, ये बात हो गई। और ये बात हमेशा तुम्हें बार बार आएगी कि वर्चुअल इमेज क्या होती है, ये समझना बहुत जरूरी है। और वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे नहीं आती है, ये तो उसी से रिलेटेड पार्ट हो गया। वर्चुअल इमेज कभी स्क्रीन पे आ ही नहीं सकती। ठीक, इस लेक्चर में हम ये सब टॉपिक पढ़ चुके हैं। जैसे हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर क्या पढ़ा, प्लेन मिरर, और फिर हमने पढ़ा इमेज फॉर्मेशन फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट। और इससे जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे, जितने भी रे डायग्राम हो सकते थे, सब हमने देखा। जेई के क्वेश्चन, नीट फाउंडेशन के क्वेश्चन, जितने भी हो सकते थे। और ऑफ कोर्स हमने स्टेट बोर्ड्स और आईटी, जेई और एनसीईआरटी, इन सबके तो पूरे ही क्वेश्चन कर डाले। ठीक है, तो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो रिमेनिंग टॉपिक है। सो लेट अस मीट इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।